Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about assessment of cropping system. ये क्रॉपिंग सिस्टम को हम कैसे असेस करते हैं कि इज इट एडवांटेजेस और नॉट, प्रॉफिटेबल और नॉट. Okay, so it is very important topic and generally questions are asked in competitive examinations. So we should know how we can assess the intercropping system or multiple cropping system. When we talk about cropping system, so it may be multiple cropping system or इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. या तो हम 2-3 क्रॉप को सीक्वेंस में ग्रो करते हैं जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, या 2 क्रॉप या 3 क्रॉप्स को एक साथ एक ही सीजन में एक ही एरिया में ग्रो करते हैं जिसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं. तो जो भी क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज़ मल्टीपल और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जो ज़्यादा यील्ड एडवांटेज होगी या फार्मर को जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसको कैसे एसेस किया जाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. असेसमेंट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम. एंड दिस क्रॉपिंग सिस्टम, अभी मैंने जैसे आपको बताया, मे बी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें हम 2 या 3 क्रॉप को एक सीक्वेंस में ग्रो करते हैं, और मे बी इंटरक्रॉपिंग. तो ये जो है इसको कैसे हम जज करेंगे कि 2 या 3 रोटेशन है तो कौन सा रोटेशन प्रॉफिटेबल है, या कौन सी इंटरक्रॉपिंग मेज के साथ सुटेबल है, या वीट के साथ कौन सी इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. तो कोई भी अगर हमें क्रॉपिंग सिस्टम को एसेस करना है, उसका एवोल्यूशन करना है, तो जो सबसे बहुत जो कॉमन है दैट इज सिस्टम प्रोडक्टिविटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. सिस्टम प्रोडक्टिविटी जनरली asked in examination, what is system productivity, and this system productivity is generally calculated in terms of crop equivalent yield. तो हम इसको crop equivalent yield में assess करते हैं. तो पहले हम ये जानेंगे कि what is system productivity. तो कोई भी जो हम सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम है, मान लीजिए राइस वीट है, राइस वीट हम क्रॉपिंग सिस्टम है, या मेज चिकपी है, कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम है, या मान लीजिए सोयाबीन मस्टर्ड है, कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम है, या कोई इंटरक्रॉपिंग है, मेज प्लस मूंग बीन है, मान लीजिए ये कोई है, कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है, चाहे वो मल्टीपल हो चाहे वो इंटरक्रॉपिंग हो. तो इसकी हम देखिए यील्ड लेते हैं कि राइस की यील्ड कितनी आई, वीट की यील्ड कितनी आई. इसी तरह इस सिस्टम में मेज की कितनी है, चिकपी की कितनी है. तो पूरे सिस्टम की हम यील्ड लेते हैं. सिस्टम यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम से मतलब है, ये चाहे मल्टीपल भी हो सकता है और इंटरक्रॉपिंग भी हो सकता है. तो पूरे सिस्टम की हम क्या करते हैं, यील्ड लेते हैं. मान लीजिए कोई इसको फॉलो कर रहा है, ये 3 मल्टीपल क्रॉपिंग है किसी लोकेशन में, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल है. इसी तरह से एक मेज प्लस मूंगबीन है, और दूसरा मान लीजिए सॉरगम प्लस पिजियन-पी है, किसी लोकेलिटी में ये है. तो इसमें इंटरक्रॉपिंग में कौन ज़्यादा सुटेबल है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, सॉरगम प्लस पिजियन-पी मान लीजिए ये है. तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो अगर हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, इसको हम सिस्टम प्रोडक्टिविटी, जो पूरे सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी आई है, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसको क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट करेंगे किसी एक क्रॉप में, जो उस लोकेशन की जो मोस्ट प्रिफर्ड क्रॉप होती है, या जो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है, या जिसको फार्मर ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस पूरे सिस्टम को चाहे हम राइस इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हम राइस इक्विवेलेंट यील्ड, या हम इसको मेज इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में भी कर सकते हैं, या इसको हम वीट इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका पूरा एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड का. वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जान जाएंगे कैसे क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड कन्वर्ट की जाती है. तो मान लीजिए हम इसको राइस इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे सिस्टम को. मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया REY. तो जिसकी राइस इक्विवेलेंट यील्ड ज़्यादा होगी वही सिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. तो डिफरेंट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में हमने क्या करना है, कोई एक क्रॉप के बेस पे उसको इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव. सो इट इज कॉल्ड सिस्टम प्रोडक्टिविटी.
सिमिलरली इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग में भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं। मेज की यील्ड ली, मूंग विन की यील्ड ली, मूंग विन की मेज में हमने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर ली। इसी तरह से पिजियन पी की ली, सॉर्गम की ली, उसको मेज में कन्वर्ट कर ली। कितने भी हमारे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हैं उनकी यील्ड लेकर के हम एक किसी पर्टिकुलर क्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम पूरे सिस्टम के ये 2 इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, इसको हम मेज इक्विवेलेंट यील्ड में कन्वर्ट करें। कैसे करें उसके लिए पूरा एक वीडियो अपलोड है, आप उसको जरूर देखें। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेज इक्विवेलेंट यील्ड और ए पर्टिकुलर क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड वी कैन असेस वेदर दिस इज प्रॉफिटेबल प्रोडक्टिव और नॉट। तो ये प्रोडक्टिविटी बताता है कि किस सिस्टम में यील्ड सबसे ज्यादा आएगी, कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव है। तो ये एक पैरामीटर है जज करने का। तो जनरली एग्जामिनेशन पूछा जाता है सिस्टम प्रोडक्टिविटी इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसका पूरा एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। एंड अनदर इज सेकेंड पैरामीटर टू असेस द क्रॉपिंग सिस्टम इज नेट रिटर्न, कि नेट रिटर्न कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ। यहां देखिए नेट रिटर्न की बात हो रही है, प्रॉफिट मनी कितनी मिलती है किसी क्रॉपिंग सिस्टम से। तो ये रुपीज से मतलब है कि कोई क्रॉपिंग सिस्टम हम ले रहे हैं, यही माना इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हम किस क्रॉपिंग सिस्टम को लें। तो एक तो हमने इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी देख लिया, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस क्रॉपिंग सिस्टम से फार्मर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो पूरा सिस्टम है इसकी यील्ड हमें लेनी पड़ेगी। उस यील्ड को उस प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेन यील्ड को, तो वो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस रिटर्न मिलेगा। उस मान लीजिए हम राइस की बात कर रहे हैं, इसमें राइस की बात कर रहे हैं, तो हम राइस ग्रेन यील्ड लें और राइस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ग्रॉस रिटर्न मिला। अब जो हमने क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड देखा था उसमें हमने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को नहीं एसेस किया था, हमने इन देखा था कि कितने उसमें पैसा लगेगा। तो देखिए हर क्रॉप की एक डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है, और उन मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जो कॉस्ट लगती है वो अलग अलग लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग कॉस्ट में कुछ पैसा आएगा, पडलिंग में पैसा आएगा। इसी तरह से शुगर केन की बात करें तो लैंड प्रिपरेशन में पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है। पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर में बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी लगती है। तो हर, अब जैसे मेज है, मेज में अर्थिंग की कॉस्ट होती है। तो हर क्रॉप की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है सबकी डिफरेंट होती है, और हर कल्टीवेशन प्रैक्टिस में कुछ मनी इन्वॉल्व रहती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि राइस का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था, कि राइस को ग्रो करने में कितना पैसा लगा। तो अब जो हमें राइस से जो नेट, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है कि राइस हमें बहुत ज़्यादा यील्ड दे, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, लेकिन हो सकता है उसके साथ साथ उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाए। हो सकता है कि उसमें वीडिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया हो, उसकी ट्रांसप्लांटिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया हो, तो कॉस्ट ज़्यादा लग गई और ग्रॉस रिटर्न भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए नेट रिटर्न उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ग्रेन यील्ड बढ़ गई और उसका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है तो मैं प्रॉफिट होगा, नहीं। ये इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसको प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई। So that's why net return is calculated, and net return is calculated by these two parameters by deducting cost of cultivation from gross return. तो gross return से हम cost of cultivation माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसका net return मिलता है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, we have to calculate net return for each crop. In this case calculate the net return for rice and net return of wheat. तो हमें सिस्टम का नेट रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो सिस्टम नेट रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम नेट रिटर्न दोनों क्रॉप के लिए सेपरेट हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जोड़नी पड़ेगी। तो जिसमें ज़्यादा नेट रिटर्न मिलेगा इसका मतलब कि फार्मर को उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसी तरह से हो सकता है मेज चिकपी, इसमें हो सकता है मेज चिकपी की यील्ड सिस्टम प्रोडक्टिविटी में हम देखें क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड हो सकता है कम आए, लेकिन मेज की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, चिकपी की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। तो यहाँ नेट रिटर्न के चांस ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नेट रिटर्न। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस रिटर्न से। ग्रॉस रिटर्न कैसे करते हैं, कितनी यील्ड मिली, उसको हमने मार्केट प्राइस देखा, कितने पे वो बिका बाजार में, कितना हमें उससे पैसा मिला, कितने रुपीज़ मिले, और उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ था उसको ग्रो करने में, उसको माइनस कर दिया तो नेट रिटर्न मिला। तो ये नेट रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मर जब क्रॉप ग्रो करते हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, नेट रिटर्न के लिए कर रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं।
तो हमें ग्रॉस रिटर्न नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि नेट रिटर्न, प्रॉफिट। यही जो नेट रिटर्न होता है यही प्रॉफिट होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रॉफिट ये नहीं है कि यील्ड को हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नेट रिटर्न। तो अभी मैंने आपको दो बताए, सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड, दूसरा मैंने आपको बताया नेट रिटर्न और प्रॉफिट कि किस में हमें ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरह से इन दो क्रॉपिंग सिस्टम को अगर हमें इंटरक्रॉपिंग को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा नेट रिटर्न दे रहा है, तो मेज प्लस मूंग बीन का हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे और मेज की कितनी यील्ड आई उससे ग्रॉस रिटर्न कितना मिला, मूंग बीन से कितनी यील्ड आई उससे कितना ग्रॉस रिटर्न मिला, और उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटा देंगे, उसका नेट रिटर्न आ जाएगा। इसी तरह से यही हम करेंगे sorghum. What is the gross return from sorghum and gross return from PGNP and how much cost is involved in this system sorghum plus PGNP, then calculate net return. तो इन दोनों में जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, तो वही फार्मर उसको प्रिफर करेगा। तो ये एक असेसमेंट है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड नेट रिटर्न। एंड ये बहुत कॉमन असेसमेंट है जो जनरली किया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। लेकिन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम और असेसमेंट कर सकते हैं, केवल ये इंटरक्रॉपिंग के लिए होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ असेसमेंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए नहीं करते, इंटरक्रॉपिंग के लिए करते हैं। और तो ये कैसे किया जाता है इंटरक्रॉपिंग के लिए, वो तो दो किए ही जाते हैं, इसमें एडिशनल और हैं। वो पहला है लैंड सेविंग कितनी हो रही है, व्हाट इज द लैंड सेविंग, विच क्रॉपिंग सिस्टम हैज मोर लैंड सेविंग, एंड दिस लैंड सेविंग इज असेस्ड बाय लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप इसको जरूर देखिएगा, और इसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको हम LER कहते हैं। तो हम एक हर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का LER कैलकुलेट करते हैं, और LER कैलकुलेशन पूरा मैंने इस वीडियो में दे रखा है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जिस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की LER वैल्यू ज़्यादा होगी उसका लैंड सेविंग ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इन जनरल किसी भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को हमें देखना हो, केवल एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को, अगर इसकी LER वैल्यू इज मोर देन 1 तो वो एडवांटेजियस है, उसमें लैंड सेविंग है। अगर LER की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एडवांटेजियस नहीं है, उसमें लैंड सेविंग नहीं है। अब मान लीजिए ये तो एक पर्टिकुलर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को देखने के लिए हुई। मान लीजिए एक इंटरक्रॉपिंग सिस्टम I1 है, मान लीजिए इसकी LER वैल्यू मान लीजिए आती है 1.20, और दूसरा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है इसकी LER है मान लीजिए 1.30। तो देखिए इन केस ऑफ बोथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम LER इज मोर देन 1, so both intercropping system are advantageous in terms of land saving। और कितना लैंड सेविंग है उसका मैंने पूरे वीडियो में बताया है, 0.2 है तो इसका मतलब इसका 20% लैंड सेविंग हो रही है, और यहाँ 0.30 है तो इसका मतलब 30% लैंड सेविंग हो रही है। तो अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो बहुत ईजिली हम देख सकते हैं कि इसमें लैंड सेविंग ज़्यादा है। तो इन दो क्रॉपिंग सिस्टम में I2 इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू I1। Otherwise, I1 and I2 both are advantageous, but if we compare between these two, then I2 is more advantageous। I2 में ज़्यादा लैंड सेविंग है तो ये ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये इस तरह से हम LER के थ्रू एसेस कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा जो हमारा असेसमेंट करते हैं इंटरक्रॉपिंग में, वो हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्रॉप का, या हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपटीशन हम कह सकते हैं। 4th नंबर पे डिग्री ऑफ, फर्स्ट पे हमने क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड लिया था, दूसरे पे नेट रिटर्न, तीसरे पे हमने LER लिया, लेकिन LER इंटरक्रॉपिंग के लिए है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के लिए नहीं है। इसी तरह से 4th वन डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये भी इंटरक्रॉपिंग के लिए ही है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है इंटरक्रॉपिंग डिग्री ऑफ कंपटीशन बिटवीन कंपोनेंट क्रॉप। अब कंपोनेंट क्रॉप क्या होती है? कंपोनेंट क्रॉप जो इंटरक्रॉपिंग में हम ग्रो कर रहे हैं जिन क्रॉप्स को, उनको बोलेंगे कंपोनेंट क्रॉप्स। जैसे मेज प्लस मूंग बीन ले तो मेज एंड मूंग बीन आर कंपोनेंट क्रॉप्स।
तो इनके बीच में कंपटीशन कितना है कंपोनेंट क्रॉप्स में, उसको हम एसेस करते हैं। तो ये जो असेसमेंट है जस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि कौन सी क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो है इसको हम देखते हैं एग्रेसिविटी से। एग्रेसिविटी, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये एग्रेसिविटी हम दो क्रॉप्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी है, और हम एग्रेसिविटी फॉर ए हम निकालते हैं, ए के लिए हम एग्रेसिविटी निकालते हैं, और साइन अगर पॉजिटिव आता है तो देन ए इज डोमिनेंट क्रॉप, उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए साइन माइनस आता है तो बी की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। और अगर मान लीजिए जीरो वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो दोनों क्रॉप हैं ए और बी दोनों की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इक्वल है। तो ये असेसमेंट केवल ये देखने के लिए करते हैं कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है, कौन सी डोमिनेटेड है। डोमिनेंट वो है जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर रही है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में कंपटीशन से। तो कौन ज़्यादा कंपटीशन कर सकती है, कौन सर्वाइव अच्छा करेगी जब कंपटीशन होगा। तो एग्रेसिविटी की कैलकुलेशन होती है, इसका पूरा एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। तो ये केवल साइन बेस पे होता है। दूसरा जो है वो कंपटीशन रेशियो है। कंपटीशन रेशियो और एग्रेसिविटी की जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, केवल इतना अंतर है कि एग्रेसिविटी में हम माइनस करते हैं और कंपटीशन रेशियो में हम जो है डिवाइड करते हैं ए और बी की जो पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम निकालते हैं। तो कंपटीशन रेशियो को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो या तो इसकी वैल्यू मोर देन 1 आती है, अगर मोर देन 1 आती है फॉर ए क्रॉप के लिए ए और बी में, तो ए इज मोर कॉम्पिटिटिव। और यहाँ पे क्या था, कब हो गई ए कॉम्पिटिटिव, जब एग्रेसिविटी पॉजिटिव हो। इफ लेस देन 1 देन बी इज मोर कॉम्पिटिटिव, इफ इक्वल टू 1 देन बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव। तो देखिए एग्रेसिविटी और कंपटीशन रेशियो का इंटरप्रिटेशन सेम है लेकिन कैलकुलेशन डिफरेंट है। यहाँ जो एग्रेसिविटी है, एग्रेसिविटी इज बेस्ड ऑन साइन वेदर इट इज positive or negative, and competition ratio is based on value on 1 whether it is more than 1, less than 1 or equal to 1, but interpretation is same कि which crop is more competitive, which crop is dominant। तो ये हम intercropping system में इसको यूज करते हैं। फिफ्थ वन है कि हम ये देखते हैं कि जो इंटरक्रॉपिंग है वो एडवांटेजेस है या नहीं है। अगर हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो वो क्या इंटरक्रॉपिंग सस्टेनेबल है या नहीं है। तो यील्ड एडवांटेज हमें अगर देखना है कि यील्ड एडवांटेज है या नहीं है, जो नेक्स्ट असेसमेंट है उसके लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। इसका वीडियो भी अपलोड है, इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है इसको आप देख सकते हैं उस वीडियो से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं के से निकालते हैं, और उसमें मैंने पूरे वीडियो बताया कि के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। के ए बी मल्टीप्लाइड बाई के बी ए, रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट फॉर क्रॉप ए मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्रॉप बी। अब इसमें के की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, के इज मोर देन 1, के इक्वल टू 1 और के इज लेस देन 1। तो देखिए यदि के की वैल्यू मोर देन 1 तो इंटरक्रॉपिंग में यील्ड एडवांटेज है, तो यहां हमें एडवांटेज मिलेगा, तो ये इंटरक्रॉपिंग एडवांटेजियस है। और अगर 1 है तो कोई यील्ड एडवांटेज नहीं है, जो इंटरक्रॉपिंग में यील्ड मिल रही है वही एक्सपेक्टेड यील्ड हमें सोल क्रॉपिंग में मिलेगी। और अगर लेस देन 1 है तो यील्ड डिसएडवांटेज है, यील्ड डिसएडवांटेज। तो ये देखिए पैरामीटर्स हैं जो एसेस किए जाते हैं। तो फिर से ब्रीफ कर दूं, जो एग्रेसिविटी है वो साइन बेसिस पे है, एंड कंपटीशन रेशियो इज बेस्ड ऑन वैल्यू 1 एंड रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट इज बेस्ड ऑन वैल्यू 1। तो जनरली एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि किसी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को अगर एडवांटेज है तो उसकी के वैल्यू क्या होगी। तो जो के वैल्यू है वो 1 मोर देन 1 होनी चाहिए। इसी तरह से पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अगर हम निकाल रहे हैं के ए बी की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो वो क्रॉप सस्टेनेबल है, सस्टेन करेगी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, उसमें यील्ड एडवांटेज होगा। और अगर वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो वो ए क्रॉप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पा रही है या उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, तो उसकी यील्ड कम हो जा रही है। तो मैंने आज आपको ये बताया कि कौन से असेसमेंट किए जाते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। तो क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड और नेट रिटर्न, ये तो मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में दोनों में ही यूज़ किया जाता है।
लेकिन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, एग्रेसिविटी, कॉम्पिटिशन रेशियो एंड रिलेटिव क्राउडिंग कॉफिशिएंट ये मल्टीपल क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में ही किए जाते हैं और इनके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश की है कि हम कैसे एसेस कर सकते हैं और क्या इनकी वैल्यू होती है और कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कंपटीशन में, एग्रेसिविटी डिपेंड्स ऑन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 100 और साइन। तो क्या उसका आंसर होगा? साइन बेस पे होता है। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं और इनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उसको जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।